हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं यूनिक स्टोरी। और जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बतलाया था कि ये वीडियो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो ही बाकी है। तो लीजिए पिक्चर लेकर मैं हाजिर हूँ। और हाँ, यदि आपने इसी आर्यभट्ट के टॉपिक के ऊपर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। और इस वीडियो को लाने में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैंने अभी यूट्यूब के ऊपर काम करना शुरू किया है और किसी भी काम को शुरू करने में शुरू में परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। इसलिए मेरे साथ भी कुछ परेशानियाँ आई, लेकिन अब वो परेशानियाँ खत्म हो गई हैं, तो अब आपको कंटिन्यूअसली वीडियोज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए कमर की पेटी बांध लीजिए यूनिक स्टोरीज चैनल के साथ एक यूनिक सोर पर चलने के लिए। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो को। दोस्तों यदि हमें आर्यभट्ट के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें इनके द्वारा लिखी गई किताब आर्यभट्टीय को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि यही उनके द्वारा लिखी गई वह एकमात्र किताब है जो हमारे पास उपलब्ध है। और हाँ, यही वह किताब है जिसमें आर्यभट्ट ने पूरा का पूरा मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विद्या का बेस बतला दिया है। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी का इन्होंने बेस बतला दिया है। आगे आए मैथमेटिशियंस एवं एस्ट्रोलॉजर्स ने सिर्फ और सिर्फ इनके कामों को और अधिक विस्तारित किया है, लेकिन बेस तो आर्यभट्ट का ही था। और ये सब कुछ इन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में कर लिया था। जरा सोचिए, मात्र 23 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने इतना सब कुछ खोज लिया था एवं एक बेहतरीन किताब की रचना भी कर दी थी। तो वो जाहिर सी बात है कि बाकी की ज़िंदगी खाली तो बैठे नहीं रहे होंगे। इन्होंने और भी बहुत सी खोजें की होंगी, इन्होंने और भी बहुत सी किताबें लिखी होंगी, किंतु अफसोस की बात है कि इतने लंबे कालक्रम के दौरान या तो वो किताबें कहीं खो गई, या फिर तो जब 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया तो इनकी बाकी ये खोजें एवं किताबें उसी में जलकर राख हो गई। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट के बीच क्या संबंध था एवं इनकी पुस्तक नालंदा विश्वविद्यालय में किस प्रकार पहुँची। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र रहे थे एवं इतने बुद्धिमान थे कि आगे चलकर इन्हें वहाँ कुलपति बना दिया गया। ये नालंदा विश्वविद्यालय ही है जहाँ पर कि उनका खुद का लैब हुआ करता था। लेकिन यदि इनकी किताबें और खोजें ना जलाई गई होती एवं हमारे पास वो उपलब्ध होती तो जरा सोचिए, आज के समय में हमारा एस्ट्रोलॉजी एवं मैथमेटिक्स आसमान की किन ऊंचाइयों को छू रहा होता। पूरी दुनिया आज भारत का सम्मान कर रही होती। लेकिन विचित्र बात है कि हमारे पढ़ाई के सिलेबस में आर्यभट्ट एवं भास्कराचार्य जैसे महान वैज्ञानिकों का नाम नहीं होता, बल्कि हमारे सिलेबस में होता है दिल्ली सल्तनत, जिसने न सिर्फ इस देश की संस्कृति को लूटा है बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास भी किया है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सन 1190 से 1206 ईस्वी के बीच बख्तियार खिलजी ने गंगा के मैदानी भाग के ऊपर अभियान चलाया, जिसमें मुख्य रूप से यूपी, बिहार एवं झारखंड का क्षेत्र आता है। इसने इस कालक्रम के दौरान भयानक नरसंहार किया एवं इस देश की संस्कृति को जड़ से मिटाने के लिए इसने हमारे इतिहास, हमारी किताबें एवं हमारे शिक्षण संस्थानों को टारगेट किया, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान के अभाव में भ्रमित किया जा सके, क्योंकि इसे पता था कि अज्ञानी लोगों के ऊपर शासन करना आसान होता है। इस प्रकार का प्रयोग ईरान के पारसियों, इजिप्ट की संस्कृति एवं डेमास्कस के लोगों के ऊपर पहले ही सफल हो चुका था, और इसी सोच के साथ इसने भारत में भी इसे एग्जीक्यूट किया। इसने सबसे पहले 1193 ईस्वी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया एवं फिर आरी आई उदंतपुरी विश्वविद्यालय की। इसे इसने 1197 ईस्वी में जलाकर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया एवं अंत में 1202 ईस्वी में इसने नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर चढ़ाई किया एवं इसे जलाकर पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इसके अलावा इसने इन तीनों ही विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों की भी हत्या कर दी। खैर, यह चर्चा का एक अलग विषय है, इसके ऊपर कभी और हम बात करेंगे। हम लौटते हैं आर्यभट्ट के ऊपर। आर्यभट्ट की बाकी पुस्तकें जला दी गई हो तो क्या हुआ? आर्यभट्ट की आर्यभट्ट ये पुस्तक नहीं, इस संसार को इतना कुछ दे दिया है कि यह संसार कभी उसका कर्ज नहीं उतार पाएगा। खैर, पिछले वीडियो में मैंने आपको आर्यभट्ट की पुस्तक के पहले अध्याय गीतिका पद एवं दूसरे अध्याय गणित पद से संबंधित कुछ बातों को बतलाया था। चूंकि मैंने आपको इस वीडियो में पिक्चर दिखाने का वादा किया है, तो आइए इसके बारे में जरा विस्तार से जानते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि इस पुस्तक में कुल मिलाकर 121 श्लोक है। यह पुस्तक 4 भागों में बटा हुआ है: गीतिका पद, गणित पद, काल क्रिया पद एवं गोल पद। सबसे पहले गीतिका पद के ऊपर चलते हैं। इसमें कुल मिलाकर 13 श्लोक हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको गीतिका पद के बारे में वर्णन करते हुए बतलाया था कि पहले श्लोक में आर्यभट्ट ने मंगलाचरण किया है एवं दूसरे श्लोक में इन्होंने गणना की एक नई अक्षरांक पद्धति के बारे में बतलाया है, जिसमें संख्याओं का नहीं अपितु संस्कृत भाषा के वर्णमाला का इस्तेमाल किया गया है। आइए अब इस अध्याय में आगे जानते हैं। इन्होंने इसी अध्याय में समय के बारे में बहुत कुछ बतलाया है। जैसे आपने कभी यह अनुभव किया होगा कि समय काफ़ी तेज़ी से गुजर रहा है, या फिर तो आपने ऐसा भी अनुभव किया होगा कि समय काफ़ी धीमा गुजर रहा है। किंतु यह समय जो आपको ऐसा लग रहा है, यह वास्तव में ऐसा है भी और नहीं भी। इसे आप इस तरीके से समझिए कि हमारे यहाँ का 1 मिनट
संभव है किसी अन्य आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी के हजारों सालों के बराबर हो, या फिर तो यह भी संभव है कि किसी अन्य आकाशगंगा का 1 मिनट हमारे यहाँ के हजारों सालों के बराबर हो, यानी कि समय एक नहीं है। अन्य आकाशगंगाओं में समय का मान अधिक या कम होना संभव है। इस बात की पुष्टि इंग्लैंड के विद्वान भौतिकी साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस करते हैं। स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल के ऊपर गहरा रिसर्च किया है। इन्होंने ब्लैक होल और अन्य चीज़ों के बीच के संबंध को बतलाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। इनमें से ही एक है ब्लैक होल और समय के बीच का संबंध। इन्होंने बतलाया है कि ब्लैक होल के अंदर प्रेशर इतना अधिक होता है कि यदि एक बार लाइट भी इसके अंदर फंस जाए तो वह बाहर नहीं निकल सकता, और इतना अधिक प्रेशर होने के कारण ही यहाँ समय भी काफ़ी धीमा गुजरता है। स्टीफन हॉकिंस के इस प्रयोग को देखकर लगता है कि शायद वहीं इशारों में आर्यभट्ट ने ब्लैक होल के बारे में ही बतलाने का प्रयास किया। वैसे आप सोच कर बताइए कि क्या होता है यदि आर्यभट्ट आज के समय में जन्म लेते, जब हमारे पास GPS, एडवांस कंप्यूटर, एडवांस टेलीस्कोप, हाई डेफिनेशन कैमरा, मार्स तथा चंद्र तक सैटेलाइट भेजने की टेक्नोलॉजी है। मेरे हिसाब से पानी को मॉडिफाई करके पेट्रोल बना देते हैं। खैर, ये सिर्फ एक मजाक था। लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। वैसे अगर आपको समय के बारे में काफ़ी डिटेल में जानना है तो आप हॉलीवुड की इंटरस्टेलर मूवी देखिए, क्योंकि इस मूवी में बहुत ही अच्छे से बतलाया गया है कि ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में किस प्रकार समय धीरे या तेज बीतता है। खैर, हम चलते हैं आर्यभट्ट पुस्तक के दूसरे अध्याय यानी गणित पद की तरफ। इसमें कुल मिलाकर 33 श्लोक हैं एवं आर्यभट्ट पुस्तक के इस अध्याय के बारे में क्या ही कहना। मतलब इन्होंने 12th क्लास तक की सभी बेसिक मैथ्स को इस अध्याय में बतला दिया है। उदाहरण के तौर पर आप मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति को ले लीजिए। क्षेत्रमिति में इन्होंने वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इत्यादि के बारे में बतलाया है। इसके साथ ही साथ इन्होंने इसी अध्याय में पॉइंट, जीरो या पाई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इसी अध्याय में इन्होंने घात से संबंधित गणित जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ पावर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट इत्यादि के बारे में ही बतलाया है। इसके अलावा इसी अध्याय में इन्होंने प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणी के बारे में ही बतलाया है, जैसे समानांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एवं गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसके साथ ही साथ इन्होंने समीकरण के माध्यम से ग्राफ को बनाने जैसे बेहतरीन तकनीक के बारे में भी इसी अध्याय में बतलाया है। यदि किसी भी आंकड़े को एक नज़र में देखना हो तो ग्राफ का इस्तेमाल सबसे उपयोगी होता है, ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा इन्होंने 2 चर वाले समीकरण, 3 चर वाले समीकरण एवं 4 चर वाले समीकरण तक को हल करने के बारे में इस अध्याय में बतलाया है। इसके साथ ही साथ इन्होंने अनिश्चित समीकरण यानी कि इनडिटर्मिनेट इक्वेशन के बारे में इस अध्याय में बतलाया है। इसके अलावा इन्होंने सिंपल मैथमेटिक्स जैसे लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इत्यादि के बारे में भी इस अध्याय में बतलाया है। आइए अब चलते हैं आर्यभट्ट पुस्तक के तीसरे अध्याय यानी काल क्रियापात की तरफ। इसमें कुल मिलाकर 25 श्लोक हैं एवं इस अध्याय में इन्होंने मुख्य रूप से दिन और रात एवं इसमें व्यतीत समय के बारे में बतलाया है। आर्यभट्ट ने बतलाया है कि पृथ्वी को एक रोटेशन यानी कि अपने एक्सिस पर एक बार घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम यानी कि समय की अलग अलग इकाइयाँ जैसे सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना एवं साल के बारे में इन्होंने मुख्य रूप से इस अध्याय में बतलाया है। चलिए बढ़ते हैं आर्यभट्ट पुस्तक के चौथे एवं सबसे अंतिम अध्याय गोलपथ की तरफ। इसमें कुल मिलाकर 50 श्लोक हैं एवं यह अध्याय इस पुस्तक का सबसे बड़ा अध्याय है। यह अध्याय इस पुस्तक का सबसे बड़ा ही अध्याय नहीं है, बल्कि यह अध्याय आपको सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित भी करेगा। भाई मुझे तो इसने पर्सनली आश्चर्यचकित किया ही था। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सन 1543 ईस्वी तक यूरोप के अंदर हमारे सौरमंडल के बारे में जियोसेंट्रिक थ्योरी चलता रहा, जिसका मतलब पृथ्वी केंद्र में स्थित है एवं बाकी ग्रह एवं सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। लेकिन सन 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने अपना हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया, जिसमें उन्होंने बतलाया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य केंद्र में स्थित है एवं बाकी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। इसके लिए इन्हें चर्च के गुस्से का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त तक यूरोप के अंदर यदि किसी की चलती थी तो वह था चर्च या फिर तो चर्च के प्रधान पोप। और आश्चर्य की बात देखिए कि इस बात की खुजली सबसे पहले चर्च को ही उठी थी कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं, मतलब जियोसेंट्रिक थ्योरी, उसे वैज्ञानिक तौर पर मान्यता मिले। और चर्च को इस बात की खुजली इतनी अधिक उठी कि उसने इस काम के लिए एक बहुत ही टैलेंटेड और जीनियस आदमी को रखा, और इस आदमी को उसने ना सिर्फ धन प्रोवाइड कराया बल्कि संसाधन ही प्रोवाइड कराया। और जिस आदमी को चर्च ने इस काम के लिए रखा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद कोपरनिकस ही थे। और कोपरनिकस ही पहले इंसान थे जिन्होंने चर्च एवं पोप के आडंबरों के ताबूत में पहला कील ठोका। कोपरनिकस यूरोप को इस अंधकार से बाहर निकाल पाते, उससे तकरीबन 1050 साल पहले ही आर्यभट्ट भारतीय उपमहाद्वीप को इस अंधकार से बाहर निकाल चुके थे। लेकिन आर्यभट्ट को उनका वास्तविक ओहदा आज तक प्राप्त नहीं हो पाया है, क्योंकि यदि आप गूगल से पूछेंगे कि इस बात को सबसे पहले किसने बतलाया कि सूर्य केंद्र में स्थित है एवं बाकी ये ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो आपको जवाब मिलेगा निकोलस कोपरनिकस,
जबकि यहाँ पर नाम होना चाहिए था आर्यभट्ट का, क्योंकि कोपरनिकस ने तो आज 450 साल पहले ही इस बात को बतलाया है, लेकिन आर्यभट्ट ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले ही इस बात को बतला दिया था। खैर, मैंने कहा था ना कि यह अध्याय आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करेगा, तो आइए इस अध्याय में आगे जानते हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी से संबंधित और भी बहुत सी बातों को बतलाया है, जैसे पृथ्वी एक गोला है एवं इस गोले का व्यास 250 योजन है। ये एक योजन में 13 किलोमीटर होते हैं और उस हिसाब से आर्यभट्ट ने पृथ्वी के व्यास को 13,650 किलोमीटर के बराबर बतलाया है। इसके अलावा इन्होंने सेलेस्टियल स्फीयर यानी एक काल्पनिक भूमध्य रेखा का भी जिक्र किया है। इसके साथ ही इन्होंने एक्सियल टिल्ट यानी कि पृथ्वी के थोड़ा सा झुके हुए होने की बात भी अपनी पुस्तक में की है। इसके साथ ही नॉर्थ सेलेस्टियल पोल एवं साउथ सेलेस्टियल पोल के रोटेशनल एक्सिस के बारे में भी इन्होंने बतलाया है। इसके अलावा पृथ्वी सूरज के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ यानी कि अंडाकार पथ के ऊपर घूमता है, इस बात को भी इन्होंने बतलाया है। और यह वाकई में एक बहुत ही कमाल का बात है, क्योंकि इस स्थिति में आर्यभट्ट के पास गोलाकार पथ बतलाने का एक बहुत ही बड़ा रीजन रहा होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने सटीक तरीके से अंडाकार पथ ही होगा ऐसा इन्होंने बतलाया है। यह वाकई में एक बहुत ही कमाल की बात है। इसके अलावा ज़ोडिएक साइंस, राशियाँ, वही जो रोज सुबह न्यूज चैनल्स के ऊपर चलती रहती हैं, और हाँ, कुछ लोग इसे अंधविश्वास ही मानते हैं, जो कि थोड़ा बहुत है भी, लेकिन सिर्फ थोड़ा बहुत, पूरी तरीके से बिल्कुल भी नहीं, और खास करके आर्यभट्ट के हिसाब से, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट राशियों को लेकर बिल्कुल ही अलग था। आर्यभट्ट का मानना था इंसानों के अंदर 36 प्रकार के गुण होते हैं एवं एक इंसान औसतन 3 गुणों को लेकर जन्म लेता है, इसलिए 3 गुणों का राशि बनाकर इन्होंने 36 गुण पूरे कर दिए और इस हिसाब से इन्होंने 12 राशियाँ दी। किसी भी इंसान को उसके जन्म के समय, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा की दशा दिशा देखकर एक नाम एवं उस नाम के अनुरूप एक राशि दी जाती है, जो उस इंसान के भविष्य को प्रिडिक्ट करने का एक प्रयास होता है। आर्यभट्ट ने समाज को 12 प्रकार की राशियां देकर अपने आप को एक महान ज्योतिषी सिद्ध किया है। और हाँ, जो लोग भी भविष्य बतलाने वाली बातों को पूरी तरीके से अंधविश्वास बतलाते हैं, उन्हें मैं बतला देना चाहता हूँ कि भविष्य बतलाने की पद्धति ना सिर्फ पुरानी है, बल्कि आज के समय में भी बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल मनोवैज्ञानिक कर रहे हैं। आज के मनोवैज्ञानिकों ने ना सिर्फ सटीक प्रिडिक्शन करते हुए अपने पेशेंट्स के भविष्य को सुधारा है, बल्कि अपने मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट्स को मौत के मुंह तक में जाने से बचाया। इतना ही नहीं, आज के मॉडर्न एरा में अमेरिकन, नेटो एवं रशियन फोर्सेस में शामिल मनोवैज्ञानिकों की टीम अपनी सेनाओं के लिए सटीक प्रिडिक्शन कर भी रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिकन इंटेलिजेंस का ग्लोबल ट्रेंड्स यूनिट। इसका काम है वर्तमान को देखते हुए एवं भूत में घटी घटनाओं के अनुसार भविष्य की सटीक प्रिडिक्शन करना। ग्लोबल ट्रेंड्स ने हाल ही में 2024-25 के बीच 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक फुल फ्लेश वार होने का प्रेडिक्शन किया भी है, जो वर्तमान की भारत सरकार के रवैये एवं पाकिस्तान सरकार की हरकतों को देखकर सही भी लगता है। मेरा बातों का गोल गोल घुमाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष विद्या कोई बकवास नहीं है, क्योंकि आर्यभट्ट इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं और आर्यभट्ट कोई मूर्ख नहीं थे जो उन्होंने ज्योतिष विद्या के ऊपर इतना समय दिया। इसलिए ज्योतिष विद्या को गलत कहने से पहले आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप आर्यभट्ट को गलत कह रहे हैं, और हम में से किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि हम आर्यभट्ट को गलत कह सकें। और हाँ, ये ज्योतिष विद्या ही है जिसने त्रिकोण से संबंधित त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री को जन्म दिया। इसी ज्योतिष विद्या ने साइन टेबल को जन्म दिया। आइए अब ज्योतिष विद्या के बारे में जरा डिटेल में समझते हैं। ज्योतिष विद्या एक ऐसा विषय है जिसमें 3 चीजें सीधे तौर पर इन्वॉल्व होती हैं एवं इन 3 चीजों का बहुत ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ये 3 चीजें हैं त्रिभुज, वृत्त एवं भौतिकी। इन 3 चीजों को यदि मिला दिया जाए तो ज्योतिष विद्या का जन्म होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ज्योतिष विद्या की इन 3 चीजों ने आर्यभट्ट के माध्यम से इस संसार को क्या क्या दिया है। यदि हम वृत्त की बात करें तो ज्योतिष विद्या ने वृत्त के माध्यम से इस संसार को पाई दिया एवं वृत्त से जुड़ी अन्य प्रकार की गणनाएं दी। यदि हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज का इस्तेमाल ज्योतिष विद्या में बहुत ही बड़े स्तर पर होता है। आर्यभट्ट से पहले त्रिभुज का इस्तेमाल ज्योतिष विद्या में इतने बड़े स्तर पर किसी ने नहीं किया। आर्यभट्ट ने भविष्य को और अधिक गहराई से समझने के लिए त्रिकोण के बहुत से आयामों को खोजा। उनमें से ही एक है त्रिकोणमिति। आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति में कोणों के मापन के लिए जया भुजज्या की विधि को खोजा एवं इसका प्रयोग किया। चलिए अब भौतिकी यानी फिजिक्स की बात कर लेते हैं। ज्योतिष विद्या ने भौतिकी के माध्यम से बहुत सी बातें बतलाई हैं, जैसे पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का व्यास 250 योजन है, पृथ्वी को आकाशीय भूमध्य रेखा खींचकर 2 भागों में बांटा गया, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर अंडाकार पथ पर लगाती है, 1 सौरवर्ष की लंबाई 365 दिन इत्यादि। दरअसल आर्यभट्ट वास्तव में एक जीनियस, क्योंकि जीनियस आंखें बंद करके यूं ही किसी भी बातों का भरोसा नहीं कर लेते हैं। इसी बात को सत्यापित करता है अलेक्जेंड्रिया की यवन दार्शनिक, गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री हैप्टिया का लिखा हुआ लेख। दरअसल हैप्टिया एक महिला थी एवं इन्होंने आर्यभट्ट से लगभग 100 साल पहले काम किया था। इन्होंने कोनिक सेक्शन के ऊपर एक लेख लिखा था जिसमें इन्होंने शंकों के अंदर सर्कल, इलिप्स,
पाराबोला एवं हाइपरबोला को सम्मिलित करके एक लेख लिखा, जिसे आर्यभट्ट ने सिरे से खारिज कर दिया, जो इस बात को बतलाता है कि आर्यभट्ट अंधविश्वास में बह जाने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थे। खैर, आर्यभट्ट के इस पुस्तक की यदि हम प्रसार की बात करें तो यह पुस्तक सबसे पहले अरब देशों में पहुंचा एवं अरब देशों के रास्ते इसने रोम साम्राज्य में प्रवेश किया। आइए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आर्यभट्ट के नाम को किस प्रकार सिस्टमैटिकली खत्म करने का प्रयास किया गया एवं इनके कामों के क्रेडिट को किस प्रकार दूसरों के द्वारा ले लिया गया। मैंने इस वीडियो को शुरू में ही आप लोगों को बतलाया था कि किस प्रकार सन के सुल्तानों ने इस देश की संस्कृति को तबाह करने का प्रयास किया एवं उसी प्रयास में आर्यभट्ट के बहुत से काम गुम हो गए। इसके बाद हमारे यहाँ ब्रिटिश आए एवं ब्रिटिशर्स ने न सिर्फ हमें धन के मामले में कंगाल किया बल्कि हमें बौद्धिक रूप से भी कंगाल कर दिया। एवं ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने आर्यभट्ट के नाम को सबसे ज्यादा खराब किया। इन लोगों ने उन सारे कामों को अपना बतलाया जो वास्तव में उनका था ही नहीं, और भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति को ताबूत में बंद करने का काम किया लॉर्ड मैकाले एवं उसकी शिक्षा नीति ने। और ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ही है जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों के बीच भेद पैदा करती है। यही वह शिक्षा नीति है जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर एवं आधुनिकता से दूर होने का एहसास करवाती है, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत एवं आधुनिक होने का एहसास करवाती है। जबकि वास्तविकता तो यह है कि बच्चे चाहे हिंदी मीडियम में पढ़े हो या फिर तो इंग्लिश मीडियम से, आधुनिक एवं मानसिक रूप से मजबूत वही होगा जो मेहनती होगा। और वेस्ट की भारतीय संस्कृति एवं आर्यभट्ट के प्रति नफरत को आप इसी बात समझ लीजिए कि जब आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे कि हाउ डिड आर्यभट्ट इन्वेंटेड जीरो, तो आपको चौथे या पांचवें सर्च रिजल्ट में वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल मिलेगा। यदि आप इस आर्टिकल को पढ़िएगा तो आपको इसमें आर्यभट्ट एवं भारतीय संस्कृति के प्रति नफरत साफ दिखाई देगी। मैं मानता हूं कि आर्यभट्ट वो पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने कि जीरो का इस्तेमाल पहली बार किया। जीरो का इस्तेमाल जरूर पहले भी होता रहा होगा, लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि जीरो का इस्तेमाल इतने बड़े स्तर पर आर्यभट्ट से पहले किसी ने नहीं किया। यह आर्यभट्ट ही है जिन्होंने कि जीरो का एक अलग पहचान दिलाया, इसलिए आर्यभट्ट ही जीरो के वास्तविक फाउंडिंग फादर है। वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार चाहे कितने भी भ्रांतियां फैला दें, किंतु उन्हें अब इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि काली या गोरी चमड़ी का असर बुद्धि के ऊपर नहीं पड़ता, और उनकी बुद्धि में जो रेसिज्म का कीड़ा घुसा हुआ है उसे वो जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दें उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो ये था आर्यभट्ट के महान कामों के ऊपर मेरा एक तुच्छ सा वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एवं अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद नहीं आया तो इसे डिसलाइक कीजिए। खैर, मिलते हैं इसी यूनिक स्टोरी चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।